औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। Dear students, I am Professor चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आपको तनवीर एकेडमी के चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। और आज की जो वीडियो है वो बच्चों को एक मुश्किल तरीन टॉपिक लगता है। जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं मेरे एक्सपीरियंस में जो आए हैं वो कहते हैं सर ऑडिटर की जो लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर है ये ज़रा समझना मुश्किल हो जाता है, सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए प्लीज़। तो उसी सिलसिले की आज एक कड़ी है जिसमें हम ऑडिटर की लायबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। 5 के करीब लायबिलिटीज़ हैं जिसमें आज लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस जो है ये पहला लेक्चर है। ये 5 लेक्चर की एक कंटिन्यूस सीरीज़ होगी जिसमें आप लोग हर वीडियो में एक लायबिलिटी आप लोगों को समझ आ जाएगी। पेपर में ये मुकम्मल तौर पे भी सवाल आया हुआ है, व्हाट आर द वेरियस लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। और पेपर में किसी एक के नाम से भी पूछ सकता है, लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस कह सकता है, लायबिलिटी फॉर मिसफिजियंस कह सकता है, लायबल लायबिलिटी कह सकता है, थर्ड पार्टीज लायबिलिटीज कह सकता है और क्रिमिनल लायबिलिटी भी कह सकता है। तो कितनी लायबिलिटीज गिनवाई हैं? 5। तो इसी 5 लायबिलिटीज में से एक पहली लायबिलिटी है जो ऑडिटर की, वो है नेग्लिजेंस की। तो आज का जो वीडियो है, आज की जो वीडियो है वो इसी से मुतल्लिक है। तो बराए मेहरबानी इसको अच्छी तरह से देखिएगा, कॉमर्स के स्टूडेंट्स बिलखसूस और हर वो स्टैंडर्ड जो कि किसी ना किसी तरह से ऑडिट से या ऑडिटर से जो पाला जिनको पढ़ना है उनको अपनी लायबिलिटीज़ का एहसास हो जाना चाहिए। या फ्यूचर में आपने ऑडिटर बनना है तो आपकी क्या लायबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये ना हो के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। व्हाट आर दी लायबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर? लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, जैसा कि अभी मैंने पहली लायबिलिटी बताई है, नेग्लिजेंस को कहते हैं गफलत, गाफल, नेग्लिजेंट, गफलत करने वाला, गफलत बरतने वाला ऑडिटर। ऑडिटर कहते हैं जी अ पर्सन हु एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अ पर्सन must be a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Ordinance 1961. So, such a person who examine and report on the accuracy of the statements is known as an auditor. तो ऑडिटर जो है नेग्लिजेंस कैसे करेगा? सवाल ये है कि नेग्लिजेंस क्या होती है? गफलत बरतना, यानी अपने फराइज़े मनसबी से गफलत बरतना, डेट इज द लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। अब कई सर अगर उसने गफलत बरती है तो क्या होगा? भाई नुकसान हो सकता है, सफरिंग ऑफ लॉस और नो सफरिंग ऑफ लॉस। तो इस सारी बातों को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। बड़ी मुख्तसर सी ये वीडियो होगी, गौर से देखिएगा जरा प्लीज। इंट्रोडक्शन देना है जनाब आपने सबसे पहले। इसमें बेटा एक बात बता दूं कि इसमें 2 हिस्से होते हैं लायबिलिटी के टॉपिक में। एक लायबिलिटी जो कि रिलेटिंग टू द टॉपिक नेग्लिजेंस है, तो नेग्लिजेंस की बात करेंगे और फिर साथ ही केस लॉ रेफरेंस भी लिखेंगे। अब कह जी केस लॉ रेफरेंस क्या है? आज अदालत में जो अदालतें फैसला देती हैं, कल वही फैसला जो है दूसरों के लिए एक केस लॉ रेफरेंस बन जाता है। कभी आप किसी वकील के दफ्तर में, ऑफिस में जाएं तो देखें इतनी मोटी मोटी किताबें पड़ी होती हैं, तो वो केस लॉ रेफरेंस होते हैं जो कि बाकायदा तौर पर जो जजेस ने डिसीजन दिए होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं जजेस के, वो नेक्स्ट टाइम किसी भी केस को डिफेंड करने में आप लोगों के लिए केस लॉ रेफरेंस का काम करते हैं। कि वकील कहता है जी फलां टाइम पे ऐसा ही वकूआ हुआ था, तो जस्टिस फलां फलां ने ये रिमार्क्स दिए थे और ये रिलीफ मिली थी फलां फलां को, तो लिहाजा मैं आपको
इस्तदा करूँगा कि मेरे भी क्लाइंट के साथ ऐसा ही किया जाए। तो वो जज कहता है कोर्ट इज़ एडजर्न्ड, अदालत बर्खास्त करके वो केस ला रेफरेंस देखता है, वो कहता है बिल्कुल जी कड़ियाँ सारी मिल रही हैं। तो लिहाजा कानून जो आज आपका डिसीजन हो गया कोर्ट के अंदर, वो नेक्स्ट टाइम दूसरों के लिए एक पाथ का काम करता है, और वो जो पाथ बन जाता है डेट इज़ दी केस लॉ रेफरेंस। तो फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन के दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा लायबिलिटी से मुतल्लिक 10 नंबर का, और दूसरा हिस्सा 10 नंबर का केस लॉ रेफरेंस। ये दो चीज़ें मिलाएंगे तो बनेगी लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। तो आज सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं, नेग्लिजेंस की लायबिलिटी करने लगे हैं। गौर से देखिएगा, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बगैर इंट्रोडक्शन के स्टार्ट नहीं करेंगे हम। An auditor is appointed by the shareholders, that is the actual owner of the business of company. कंपनी के कारोबार के जो मालिक हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं इन देयर एनुअल जनरल मीटिंग। पहली बात को समझ लें, ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। अपॉइंटमेंट की बात है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये फर्स्ट पॉइंट मुकम्मल हो गया। सेकंड पॉइंट, एन ऑडिटर इज एन एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो पहला जी, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं। दूसरा, ऑडिटर इज एन एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। एजेंट किसको कहते हैं? जो किसी के बिहाफ पर कोई काम करता है, दैट इज द एजेंट। एक बंदा प्रिंसिपल है और एक प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई काम करेगा। मसलन मैं आपको कहता हूँ जी मेरा फलां फलां काम कर दें, तो मैं प्रिंसिपल होऊंगा और आप मेरे बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं, तो आप मेरे एजेंट होंगे। तो उम्मीद है एजेंट की डेफिनेशन भी थोड़ी समझ आ रही होगी। तो ऑडिटर इज द एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, ऑनर्स के बिहाफ पे काम करता है, इसलिए इसे एजेंट कहते हैं। तो लॉ ऑफ एजेंसी इसके ऊपर अप्लाई होता है। किसके ऊपर? ऑडिटर के ऊपर। द लॉ ऑफ एजेंसी इज इम्पोज्ड। अगला पॉइंट भी यही है कि लॉ ऑफ एजेंसी जो है वो ऑडिटर पे इंप्लॉय होता है। कैसे? He has to represent the shareholders, क्योंकि उसने शेयर होल्डर्स के मफादात को प्रोटेक्शन देनी है कि जहां शेयर होल्डर्स का मफाद खतरे में है, ऑडिटर अलार्मिंग पोजीशन पे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करेगा। ऑडिटर को इन्फॉर्म करना है, किसको? शेयर होल्डर्स को। बीइंग अ वॉच डॉग, एन ऑडिटर देयरफॉर कैन नॉट बी द गिल्टी फॉर नेग्लिजेंस। ऑडिटर कभी भी मुर्तकब नहीं हो सकता। किसका? नेग्लिजेंस का मुर्तकिब नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है, क्यों कि लॉर्ड जस्टिस लूप्स ने रिमार्क्स दिए थे किंगस्टन कॉटन मिल्स के केस में, कैन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट द ब्लड हाउंड। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ने ऑडिटर को वॉच डॉग कह दिया है, क्यों कि ऑडिटर का काम सिर्फ और सिर्फ गलती की निशानदही करनी है। जैसे अगर किसी ने कोई पेट एनिमल डॉग पाला हुआ है, तो वो सस्पेक्टेड जो भी ऐसा बंदा है जो स्ट्रेंजर है, जो फर्स्ट टाइम आया है, तो वो घर वालों को उसको बार करके बताता है सिर्फ, लेकिन वो ब्लड हाउंड नहीं है कि उसकी चीर फाड़ी कर दे उसको। उसका काम सिर्फ इन्फॉर्म करना है। तो उन्हें कहा था जी ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट दी ब्लड हाउंड। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि ऑडिटर जो है वो कभी भी गफलत का मुर्तकिब नहीं होता। जैसे डॉग रखा हुआ है तो वो क्या करता है? विजिलेंट होके अपना काम करता है, नेग्लिजेंट नहीं होता। वो घर वालों को फौरन इन्फॉर्म कर देता है कि लो भाई ये फलां फलां बंदा आ गया है। अगर तो आप ओके करते हैं तो वो बार्किंग बंद कर देता है, और अगर आप ओके नहीं करते हैं तो वो मुसलसल बार करता है। तो ऑडिटर की जॉब भी यही है कि अगर आप लोगों के साथ कोई गलती हुई है अकाउंट्स की मेंटेनेंस में, तो वो फौरन आपको इन्फॉर्म करेगा वेल इन टाइम, जस्ट लाइक अ वॉच डॉग। उम्मीद है कि ये वॉच डॉग वाली बात भी समझ आ गई है। He must have to perform his duties with reasonable skills and care. मुकम्मल स्किल्स का इस्तेमाल ऑडिटर करेगा, जो कि उसकी जॉब है कि उसने अपने स्किल्स का इस्तेमाल करना है, अपने एक्सपीरियंस को समझना है कि अपने एक्सपीरियंस को बुरुएकार ला के ऑडिट को मुकम्मल करना है। However, if the auditor does not apply due skills and care, अगर ऑडिटर जो है वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करता, then the liability for negligence is applied on the auditor. ऐसी सूरत में उस गफलत बरतने वाले ऑडिटर के ऊपर liability for negligence अप्लाई होती है। It means that the auditor is the guilty for negligence and consequently नतीजतन company sustain any loss, कंपनी को कोई नुकसान हो जाता है,
then such a negligent auditor must have to make good the loss of the company, वो कंपनी के नुकसान को पूरा करेगा। तो ये एक स्वीट सा इंट्रोडक्शन, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जनाब आप इसको कैसे साबित करेंगे या कौन सी लीगल प्रोविजंस हैं जिसके तहत हम लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, क्यों कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एज पर दी लॉ है, तो ऑडिटर की लायबिलिटी भी एज पर दी लॉ ही चलेगा। तो लिहाजा एज पर दी लॉ हम बात कर रहे हैं लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस लीगल प्रोविजंस के साथ। सबसे पहले लीगल प्रोविजंस आर सपोर्टेड विद केस लॉ रेफरेंसेस एंड दे आर एज फॉलो। सबसे पहले नो सफरिंग ऑफ लॉस। मैं बात जो कर रहा हूं समझने की कोशिश करें कि इफ द ऑडिटर इज द गिल्टी फॉर नेग्लिजेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली कंपनी सस्टेन नो लॉस। अब मैं नो की तरफ आ रहा हूं कि कंपनी को नुकसान कोई नहीं हुआ लेकिन ऑडिटर नेग्लिजेंट था, तो बात तो वही हुई है कि नुकसान नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो नुकसान पूरा भी नहीं करेगा। सो द ऑडिटर विल नॉट बी लायबल, ऑडिटर उसमें लायबल नहीं हुआ क्योंकि कंपनी को नुकसान कोई नहीं हुआ। हाँ, कान खिंचाई हो सकती है कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसे ना करना, नुकसान भी तो हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल नुकसान नहीं हुआ तो ऑडिटर इज नॉट हेल्ड लायबल। दो ही तो केस है, अगर नुकसान हो गया तो पूरा करो, नुकसान नहीं हुआ जाने दो यार, ठीक है वार्निंग दे दो, छोड़ दो। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इसके लिए केस लॉ रेफरेंस है लिवरपूल वेगन सप्लाई एसोसिएशन लिमिटेड 1907 1907 का केस है। ये केस लॉ रेफरेंस आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है नो रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं लग सकती, क्यों? अदर देन दोज लायबिलिटीज व्हिच हैव बीन इम्पोज्ड बाय द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। आप अपनी तरफ से कोई लायबिलिटी ऑडिटर की नहीं लगा सकते। नो क्लॉज इन द एग्रीमेंट, आप एग्रीमेंट करते हैं ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के टाइम पे, ऑडिटर के साथ आप एक एग्रीमेंट करते हैं और उसमें अगर आप कोई अपनी तरफ से कोई लायबिलिटी इंपोज कर रहे हैं दैट हैज नॉट बीन डिफाइंड in the company's ordinance 1984, so in that case the auditor will not be liable for such a liability which has been provided in the agreement, but all those liabilities which have been duly defined in the company's ordinance 1984, the auditor will be held liable for such liability. auditor उसके ऊपर liable है। आपके एग्रीमेंट में अगर हो भी जाती है ऐसी कोई बात तो एग्रीमेंट जो है वो नल एंड वाइड होगा, क्यों? ऐसे एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं। नल एंड वाइड का मतलब है राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट विल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये कानूनी तौर पर इन्फोर्स नहीं होगा, इसे कहते हैं नल एंड वाइड। ये आगे आ भी रहा है। रिलीफ फ्रॉम लायबिलिटी, अब आप कहें जी मैं रिलीफ दूंगा ऑडिटर को, पहली बात है कि आप कानून नहीं है, जब आप कानून नहीं है तो आप रिलीफ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रिलीफ वही होती है जो कानून अप्लाई करता है, कानून आपको प्रोवाइड करता है, वो रिलीफ होती है। लेकिन जो आप अपनी तरफ से कोई रिलीफ देंगे सच रिलीफ विल नॉट बी एप्लीकेबल। इट मींस no clause in the articles of association can give any relief to the auditor। अगर आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, उसके अंदर ऑडिटर को कोई रिलीफ प्रोवाइड की गई है, सो एनी सच रिलीफ विल नॉट बी a relief to the auditor as section 194 of the company's ordinance 1984 says that any such relief will be null and void। null and void का मतलब है right from the very beginning it will not be applicable, ये अप्लाई होगी ही नहीं। आप ऑडिटर को रिलीफ नहीं दे सकते हैं, वजह कि आप खुद कानून नहीं है, और जब आप कानून नहीं है तो रिलीफ भी नहीं दे सकते हैं। सो एन ऑडिटर इज ऑब्जर्व to perform his duties within the scope of the law and he has to apply the due skills and care with the इससे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 से जो रिलेट करेगी वो बात ऑडिटर की है। अदरवाइज ऑडिटर की कोई लायबिलिटी, कोई रिलीफ जो लायबिलिटी से रिलीफ देती हो वो भी रिलीफ नल एंड वाइड होगी। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। सेकेंड लास्ट पॉइंट है सफरिंग ऑफ लॉस। अब देखिए इधर मैंने लिखा है नो सफरिंग ऑफ लॉस और इधर मैंने लिखा है सफरिंग ऑफ लॉस। नाउ इफ द ऑडिटर इज नेग्लिजेंट, अब ऑडिटर ने गफलत बरती एंड कॉन्सिक्वेंटली कंपनी सस्टेन एनी लॉस, कंपनी को कोई नुकसान हो गया,
In that case, the auditor will be held liable. इस सूरत में auditor liable होगा for such a negligence. So he has to make good the loss. Make good का मतलब होता है पूरा करना. मुहावरा है make good, पूरा करो. तो auditor has to make good the loss of the company that has been incurred due to his negligence, जो उसकी गफलत की वजह से हुआ है. और लास्ट पॉइंट है कि अगर ऑडिटर के खिलाफ एक्शन लिया जाए तो कब लिया जाएगा? साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 10 साल के अंदर? नो 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 नो. इसके लिए अनलिमिटेड टाइम, दैट इज द टाइम, लाइफ टाइम ऑफ द ऑडिटर. ऑडिटर जब तक जिंदा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. दुनिया से चला गया, लायबिलिटी खत्म हो गई. तो अब देखिए लास्ट पॉइंट भी यही है, एक्शन अगेंस्ट द ऑडिटर. कि आप ऑडिटर के खिलाफ कब एक्शन ले सकते हैं? द कंपनी कैन टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट द नेग्लिजेंट ऑडिटर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ऑडिटर. जब तक वो ऑडिटर जिंदा है उसको अपनी लायबिलिटी से मुक्ति नहीं होगी, वो रिलीफ नहीं मिल सकती. सो एनी सच ऑडिटर हु इज नेग्लिजेंट, so the company during the lifetime of the auditor can take a legal action against the auditor. उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी. Now dear students, अब इस क्वेश्चन को एक ट्विस्ट दे रहे हैं. यहाँ तक हमारा 10 नंबर का हिस्सा था क्वेश्चन का मुकम्मल हो गया. अब 1-2 केस ला रेफरेंसेस हम लिखेंगे आपकी सहूलत के लिए. एक केस आपको बताते हैं. पहली बात है कि केस ला होता क्या है. आज अदालत के अंदर जो फैसला हो जाता है, कल कानून की किताब जितनी भी पढ़ते हैं या जितनी भी देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं, वो एक केस ला रेफरेंस होता है जो हिस्टोरिकल डिसीजंस आ गए हैं. मसलन 1904 में एक केस हुआ था. तो 1904 में जज ने कोई फैसला दिया, तो वो जो जज का फैसला होगा वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट कहलाता है. डिसीजन ऑफ द कोर्ट जो है वो हमारे लिए इसमें केस ला रेफरेंस बन जाता है. उम्मीद है कि इसला रेफरेंस ये आपने अलग से शो करना है क्वेश्चन के साथ. तो ये देखिए पहला केसला रेफरेंस है लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी वर्सेस सीयर हैजलक एंड कंपनी. ये सीयर हैजलक जो कंपनी है ये ऑडिटर से बिलोंग कर रही है और लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी जो है इस कंपनी का ऑडिट हो रहा है. सबसे पहले तो ये देख लें कि 2 फ्रीक हमें चाहिए. एक है लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी और दूसरा है सीयर हैजलक एंड कंपनी. 1904 का ये केस है. अब देखिए इसमें हुआ क्या. जब भी केस ला रेफरेंस लिखना है 4 बातें अपने ज़हन में बैठा लें. पहला कि उस केस में हुआ क्या, अगले को ये बताएं, अगला नंबर देने पे मजबूर होगा इंशाल्लाह. दूसरा प्लेंटिफ. प्लेंटिफ होता है इस्तगासा दायर करने वाला, यानी जिसने केस किया होता है उसे कहते हैं प्लेंटिफ. मसलन आप केस कर रहे हैं तो आप प्लेंटिफ कहलाएंगे, या मैं केस कर रहा हूं तो मैं प्लेंटिफ कहलाऊंगा. और जिसके खिलाफ वो कर रहा है उसे कहेंगे डिफेंडेंट. उसे क्या कहेंगे? डिफेंडेंट. तो 2 बंदे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे. एक है प्लेंटिफ और एक है डिफेंडेंट. तो प्लेंटिफ कौन है? लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी. ये क्या है? फैक्ट ऑफ द केस सुन लीजिए. इसमें सारा मसला कैश का है. किसका है? कैश का. पूरी कहानी को मौजू जो है वो क्या है? कैश. तो फैक्ट ऑफ द केस सुनिए कि इसके हकायक क्या है. सबसे पहले द बैलेंस एज शोन बाय द कैश बुक वाज 796 पाउंड स्टर्लिंग. भाई 1904 में ये काफी बड़ी रकम थी. 794 पाउंड स्टर्लिंग कैश जो हमारा एसेट साइड का है वो होना चाहिए था एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बट व्हाइल इट वाज काउंटेड, जब इसको एक्चुअली काउंट किया गया, दैट वाज ओनली 30 पाउंड स्टर्लिंग. ये सिर्फ 30 पाउंड स्टर्लिंग निकला. 796 माइनस 30 पाउंड स्टर्लिंग माइनस करें तो देयर वाज अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ 766 पाउंड स्टर्लिंग. तो भाई फैक्ट समझ में आ गए? नहीं समझ आए फिर मैं दोबारा समझा देता हूं. नंबर 1, एक्चुअल कैश एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट वाज 796 पाउंड स्टर्लिंग, 796 पाउंड स्टर्लिंग. While it was counted, जब इसको काउंट किया गया तो that was only 30 pound sterling and there was a discrepancy of 766 पाउंड स्टर्लिंग. 766 पाउंड स्टर्लिंग का
डिफरेंस क्रिएट हो गया। दैट इज द फैक्ट ऑफ द केस। अब उम्मीद है केस का फैक्ट समझ आ गया। अब उसके बाद प्लेंटिव प्ली। प्लेंटिव कौन है? यहां कंपनी ने इस्तगासा दायर किया किसके खिलाफ? ऑडिटर के खिलाफ। किस बुनियाद पर? अब बुनियाद देखिए, जो बुनियाद होगी उसको हम प्ली कहेंगे जनाब, कि किस बुनियाद के ऊपर की है। दैट इज द प्ली। द कंपनी प्लीड, कंपनी ने क्या ली? कंपनी ने किस बुनियाद पे केस किया? दैट ऑडिटर इग्नोर्ड फिजिकल काउंटिंग ऑफ कैश, के ऑडिटर ने फिजिकली चेक क्यों नहीं किया? 796 पाउंड स्टर्लिंग होना चाहिए था, जबकि ये निकला कितना? 30 पाउंड स्टर्लिंग। तो देयर वाज अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ 766 पाउंड स्टर्लिंग। तो उन्होंने कहा कि ऑडिटर ने चेक क्यों नहीं किया? ये प्ली ली है कंपनी वालों ने। He authorized wrong figures shown in the balance sheet। ये स्पेशली मैंने रेड इंक के साथ लिखी है। ये वो चीज है जिसके ऊपर प्ली ली गई है। ऑडिटर, ये ऑडिटर के खिलाफ ये प्ली ली है कि ऑडिटर रॉन्ग, यानी ऑडिटर ऑथोराइज रॉन्ग एक्सेस यानी फिगर्स शोन इन दी बैलेंस शीट। इग्नोर किया जी उसने, फिजिकली चेक नहीं किया। ये उम्मीद है कंपनी वालों का केस समझ आ गया। पहले क्या था? फैक्ट्स। दूसरा क्या है? प्लेंटिव की प्ली। तीसरा क्या है? डिफेंडेंट। यहां डिफेंडेंट जब भी होता है, तकरीबन जितने भी केस ला रेफरेंस पढ़ाऊंगा, नॉर्मली इसमें 70-80% केसेस में ऑडिटर ही डिफेंडेंट निकलता है। तो यहां देखिएगा ऑडिटर ने डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट कौन है? ऑडिटर। याद रखिएगा यहां डिफेंडेंट यानी दिफा करने वाला केस का, वो कौन है? ऑडिटर है। तो ऑडिटर इग्नोर्ड आर्ग्यूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आर्गुमेंट दी उसने क्या किया कि नेग्लिजेंस इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टर। वो कहते हैं ये मेरी नेग्लिजेंस नहीं है, डायरेक्टर्स की नेग्लिजेंस है। व्हाई दे केप्ट द लार्ज सम ऑफ मनी विद द कैशियर, कि इतने सारे पैसे कैशियर के पास रखने की क्या जरूरत थी? ये जनाब डायरेक्टर्स ने इग्नोर किया है। कहता है मैंने इग्नोर नहीं की है, ये इग्नोरेंस डायरेक्टर्स की है। ये उसने आर्गुमेंट दी है कोर्ट ऑफ लॉ में। और उसने कहा जी कि एक कैशियर के पास डायरेक्टर्स ने पैसे रखे हैं, मैंने नहीं रखे। अब बारी है डिसीजन लेने की। डिसीजन को हम कहते हैं वर्डिक्ट। तो वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट क्या आया? अदालत का फैसला आ गया। कोर्ट डिसाइडेड दैट द मेन पार्ट ऑफ द नेग्लिजेंस इज नॉट द ऑडिटर। उन्होंने कहा जी ये ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कैशियर के पास रखे, ये तो डायरेक्टर है, वाकई उन्होंने की है, मैनेजमेंट की गलती है, मैनेजमेंट की गफलत है। व्हाई दे केप्ट द लार्ज सम ऑफ मनी विद द कैशियर, इतने पैसे उन्होंने क्यों रखे? तो कोर्ट ने ये फैसला जो है वो नॉमिनल डैमेजेस के साथ खत्म किया। उन्होंने कहा ये डायरेक्टर्स का पार्ट है, ये ऑडिटर का पार्ट नहीं है। एंड द ऑडिटर रिलीव विद नॉमिनल डैमेजेस। तो ये नॉमिनल डैमेजेस 55 पाउंड स्टर्लिंग सिर्फ उसको हुआ था। उम्मीद करता हूँ जी ये आप लोगों को इस तरह के केसला रेफरेंस अगर अच्छे लगे तो मैं और 8-8 10-10 केसला रेफरेंसेस दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए इसलिए आपको जितना समझा सकता था शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में समझा है। और लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर नॉर्मली बड़े बच्चे हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये ज़रा एक दफ़ा करा दें, भूल जाती हैं। तो मैंने एक स्टोरिकली हर चीज़ आपको क्लियर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गई होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो बेटा अपने कमेंट्स का अंदर इसका ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और हमेशा की तरह से गुजारिश करूँगा कि पेरेंट्स का और उस्ताज़ा की हमेशा खिदमत करें, इनकी दुआएं लें और वालिदैन से ख़ास तौर पे जो है हमारे हक़ में भी दुआ कराइएगा कि अल्लाह करीम हमें और हमारे चैनल को अल्लाह ताला प्रमोट फरमाए, क्योंकि हम ये सदका जारी है के नज़रिए से आप तक ये तमाम वीडियोस लेकर आ रहे हैं। और इस नेक दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, हमेशा खुश खुरम ज़िंदगी आपको अता फरमाए। और अपना और अपने वालिदैन का, अपने अहलो याल का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।